गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और मैं डॉक्टर संजय शर्मा एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, हमारे लास्ट के जो वीडियो चल रहे थे उनको आप ध्यान से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, हमें ऐसे आपसे उम्मीद है। आज का ये जो हमारा वीडियो है वो भी कक्षा 12 से संबंधित है, भूगोल कक्षा 12 से संबंधित है। और लास्ट के वीडियोस में आपने बच्चों देखा होगा, हमने जनसंख्या की चर्चा की थी। जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या वितरण क्या होता है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, और साथ साथ में हमने जनसंख्या वितरण और घनत्व में जो अंतर की प्रक्रिया थी उसको आपको विस्तृत रूप से बताया था। और विश्व में जनसंख्या का जो वितरण मिलता है उसके कुछ डाटा आपको बताए, कितनी जनसंख्या है, क्या इसमें जो पैटर्न हमें देखने को मिलता है। देखिए, जनसंख्या का वितरण पूरे विश्व में समान नहीं है, ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, असमान पाएगा। तो हम विश्व में जनसंख्या वितरण का अध्ययन करें, जनसंख्या बसाव के दृष्टिकोण से विश्व को विभाजित करें, या जनसंख्या बसाव के दृष्टिकोण से विश्व का अध्ययन करें, उससे पहले हमारे लिए ये आवश्यक हो जाता है कि जनसंख्या का वितरण विश्व में जो अलग अलग मिल रहा है इसके पीछे कौन से कारण चल रहे हैं। और आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आपकी बोर्ड की एग्जाम जो हुई है, पिछले पेपर आप उठाकर देखिएगा, उसमें ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है कि जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से कि क्या प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान दीजिए। जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, एक प्रश्न। दूसरा, इसी को दूसरे तरीके से पूछेगा, जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक या भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। तीसरा, जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले विश्वव्यापी कारकों का वर्णन कीजिए। चौथा, जनसंख्या घनत्व वितरण को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारकों का वर्णन कीजिए। पांचवा, जनसंख्या घनत्व वितरण को प्रभावित करने वाले सामूहिक कारणों का वर्णन कीजिए। तो प्रश्न को कैसे भी वो डाइवर्ट करके पूछ सकता है, हो सकता है इनमें से किसी 2-4 बिंदुओं को आपको दे दे और कह सकता है कि जैसे जनसंख्या घनत्व वितरण को प्रभावित करने वाले निम्न बिंदुओं का वर्णन कीजिए। भूआकृति दे दिया, मृदा की संरचना दे दी, रीति रिवाज दे दिए, धर्म दे दिया, या फिर हम ऐसा कहेंगे धरातल दे, कुछ भी दे सकता है। तो हर तरीके से हमें प्रश्न को अटेम्प्ट करने के लिए तैयार रहना है। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, जनसंख्या घनत्व वितरण और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ध्यान दीजिए, टॉपिक क्या है, जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसी कौन कौन सी दशाएं बच्चों जो जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करती हैं, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना आपको अच्छी तरह। तो देखिए, किसी भी क्षेत्र में जो जनसंख्या पाई जाए तो सर न तो वितरण समान मिलता और न ही घनत्व समान मिलता है। इसको प्रभावित करने वाले जो कारक है, एक कारक हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को क्या किया, अलग अलग भागों में बांटा गया। तो कौन कौन से कारक है, देखिए। सबसे पहला जो कारक आता है बच्चों, वो आता है प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट हम देखें, वो देख सकते हैं आप, विश्वव्यापी कारक। विश्वव्यापी कारक, ठीक है। उसके बाद में जो चर्चा करें तो कौन सा कारक हो सकता है, सामयिक कारक हो सकता है। समय के अनुसार संपन्न होने वाले कारक भी होते हैं, तो सामयिक कारक भी हो सकते हैं। और इसके अलावा हो सकते हैं संस्कृति संबंधी दशाएं जो होते हैं उनको बोलते हैं सांस्कृतिक कारक। तो बच्चों, ये सारे जो जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनको हम मुख्य रूप से इन 5 भागों में बांट सकते हैं। ये जो प्राकृतिक कारक होते हैं बच्चों, इनका संबंध प्रदेश से होता है, किसी क्षेत्र विशेष से होता है। इसी कारण को प्रादेशिक कारक भी कहते हैं। प्रकृति अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की मिलती है, इसी कारण प्राकृतिक या प्रादेशिक कारक भी कह सकते हैं। तो चर्चा करते हैं प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं।
ऐसी कौन कौन सी प्राकृतिक दशाएं हैं या प्रादेशिक दशाएं जिनके कारण हमें अलग अलग प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं बच्चों, देखो मेन जो प्राकृतिक कारक होता है वो होता है भू आकृति। क्या होता है? भू आकृति। धरातल की बनावट कैसी है, तो भू आकृति को क्या कहा जा सकता है? धरातल की बनावट। दोनों रूप में ले सकते हैं, धरातल की बनावट, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे जल की स्थिति कैसी है, जल उपलब्धता, जल उपलब्धता, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं वनस्पति की स्थिति, वनस्पति कैसी है, वन संसाधनों की जो स्थिति है बच्चों वो कैसी, इसकी हम चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे मृदा की, मिट्टियों की स्थिति कैसी, मृदा कैसी, किसी क्षेत्र में मिलने वाली मृदा की स्थिति कैसी है। उसके बाद हम देखेंगे खनिजों की स्थिति, खनिजों की कंडीशन क्या है, क्या खनिज कम है या ज्यादा। और उसके बाद हम देखेंगे शक्ति के संसाधन, शक्ति के संसाधन। ये सारे ऐसे पॉइंट हैं बच्चों जिनको प्रादेशिक या प्राकृतिक कारकों के रूप में मुख्य रूप से क्या किया गया है, शामिल किया जाता है। तो हमने कहा था 4 प्रकार कारक है, विश्वव्यापी कारक, प्राकृतिक या प्रादेशिक कारक, सामयिक कारक और लास्ट में कौन से, सांस्कृतिक कारक। अब जो विश्वव्यापी कारक, ये तो क्या प्रदेश विशेष के हिसाब से मिलते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, इसलिए प्रादेशिक कारक कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं विश्वव्यापी, अलग अलग जो विश्व में समान पाए जाते हैं, लगभग पूरे विश्व में एक जैसी स्थिति देखने को मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, विश्वव्यापी कारक। तो कौन कौन से हैं, किसी क्षेत्र की अवस्थिति कैसी है उसकी चर्चा करने वाले इसके अंदर हम, ठीक है। उसके साथ साथ में हम समुद्र से उसकी स्थिति कैसी है, समुद्र से स्थिति कैसी है इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। और इन दोनों मेन पॉइंटों के साथ साथ में उस क्षेत्र के अंदर जलवायु की दशा कैसी देखने को मिलने वाली है, जलवायु, जलवायु की दशा, ये भी इसमें शामिल किया जाएगा। अब देखिए जलवायु की दशाएं वो प्रदेशों के हिसाब से तो मिलती हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हम ऐसा कहें कि ठंडी जलवायु, गर्म जलवायु, उष्ण जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु, अलग अलग मिलता है, ठीक है। और एक चीज और आ जाएगी यहाँ पर धरातल, धरती की स्थिति कैसी है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं बच्चों मुख्य रूप से किसमें शामिल की जाती हैं, विश्वव्यापी कारकों में शामिल की जाती है। अब हम चर्चा कर रहे हैं सामयिक कारण कौन कौन से। सामयिक का मतलब समय के अनुसार जो चलने वाली प्रक्रियाएं होती हैं उन सभी को बच्चों किसमें शामिल किया जाता है, सामयिक कारकों के रूप में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, आपका धर्म आ गया, ठीक है ना, वातावरण के साथ अनुकूलन आ गया, वातावरण के साथ अनुकूलन, ठीक है, वातावरण के साथ अनुकूलन की जो प्रक्रिया, अनुकूलन का मतलब क्या होता है, अपने आप को वातावरण के साथ में ढाल लेने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, वातावरण के साथ में अनुकूलन की प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। उसके बाद में सामाजिक संरचना कैसी, समाज की स्थिति कैसी है, सामाजिक संरचना, ठीक है। और सामाजिक संरचना के साथ साथ हम देखेंगे सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक मान्यताएं, ठीक है। और सामाजिक मान्यताओं के साथ साथ हम देख लेंगे आपस में जो निर्भरता की, पारस्परिक निर्भरता, पारस्परिक निर्भरता। ये सारी दशाएं जो होती हैं बच्चों को किसमें शामिल की जाती हैं, मुख्य रूप से सामयिक कारकों के रूप में शामिल की जाती है। अब अंततः हम चर्चा करते हैं कि सांस्कृतिक कारक कौन कौन से होते हैं। संस्कृति, मनुष्य के द्वारा संस्कृति का निर्माण किया जाता है और ऐसी सांस्कृतिक दशाओं के अंदर कौन कौन सी चीजों को जो शामिल किया जाता है वो हम इसमें शामिल करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मनुष्य की आर्थिक स्थिति कैसी, उन्नति का स्तर, उन्नति का स्तर कैसा है उसको हम शामिल करेंगे। रीति रिवाज जो होते हैं उनको शामिल करेंगे। जितनी भी वंश परंपराएं होती हैं, वंश परंपरा और तीज त्योहार जो होते हैं बच्चों उनको हम इसमें शामिल करने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के तीज त्योहार वंश परंपराएं क्या मिलने वाली है, अलग अलग मिलने वाली है। उसके साथ में परिवहन की प्रक्रिया इसमें शामिल की जाएगी और परिवहन के साथ में व्यापार की प्रक्रिया इसमें
शामिल किए। तो ये सारे ऐसे कारण हैं जो मुख्य रूप से शामिल, मैं ये नहीं कहता सारे कारक ऐसे ही हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे कारक हैं जो जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में शामिल। तो कम से कम आपको ये टेबल लगभग एक क्लियर होनी चाहिए ताकि अब इन बिंदुओं के आधार पर इस पूरे प्रश्न की आगे जाके क्या कर सके, व्याख्या कर सके। तो आज का हमारा जो वीडियो था बच्चों यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में इन सभी बिंदुओं की हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, तो लगातार वीडियो देखते रहिए। और एक चीज़ हम और आपके सामने क्लियर कर रहे हैं, आज से हम आपके सामने रोजाना हर वीडियो के अंत में एक प्रश्न छोड़कर जाएंगे और उस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना, कमेंट जो बॉक्स में डालना है। तो उसमें आपको मेन चीज़ ध्यान करनी है, मैंने जब ये चैप्टर प्रारंभ हुआ था तब आपको एक चीज बताई थी, जनसंख्या घनत्व। क्या बताया था? जनसंख्या घनत्व के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि जो भारत का वर्तमान में जनसंख्या घनत्व है 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना रहा है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना ताकि हमें पता लगता रहे कि आप कितनी रुचि से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।